शेड्यूल पढ़ते हैं। वैसे तो आज हम लोग रिवीजन किए हैं, है ना। हाँ दी, अच्छा सुषमा मैथ स्कूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, स्टेट और उसका टेरिटोरियल का जुरिडिक्शन। जैसे अभी इंडिया में तुम्हारा, तुम देखोगी 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूटीज कितना, 8 है, 28 स्टेट है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है भाई, तो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। उसके बाद अगर तुम सेकंड शेड्यूल में देखोगी तो प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज। ठीक है, सैलरी जो दी जाती है, इमोलमेंट्स जो दी जाती है, जो अलाउंस दी जाती है, जो प्रिविलेज दी जाती है, वो सेकंड शेड्यूल में लिखी गई है। ठीक है ना। आज हम लोग ये वाला क्लास में किए भी थे, ऐसा नहीं कि तुम लोगों के लिए ये नया होगा, है ना। एक मिनट को, तो कौन आया है। ठीक है, हो गया। जैसे तुम्हारा जज को सैलरी देना, कैग को सैलरी देना, इन सब की जो सैलरी है वो किस में मेंशन किया गया है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा गया, ऑथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑथ का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को ऑथ दिया जाता है, सॉरी, हाँ, स्टेट मिनिस्टर्स को, एमपीज को, एमएलए को, जज को ऑथ एंड अफर्मेशन। तो बोलेगी दीदी ऑथ तो मुझे पता है बट अफर्मेशन के बारे में मुझे नहीं पता है। तो अफर्मेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब है कि अगर जो इंसान, जो पर्सन कोई कोई रिलीजियस पे बिलीव ना करता हो, गॉड पे बिलीव ना करता हो, गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ना करता हो कि गॉड है या नहीं है ना, इन सब बाबतों पे अगर बिलीव नहीं करता है तो उनको क्या करेगा, उनको लिख कर देना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने कंट्री को ऐसे लेके चलूंगा, क्या नाम है, पीस बना के रखूंगा, ये सब शपथ जब औत लेते तो ये सब ना लेते हैं, तो लीक कर देंगे। औथ का मतलब क्या होता है, एक कसम खाना कि हाँ देखो मैं ये कसम खा रहा हूँ, ऐसे ऐसे, है ना। वही फोर्थ में लिखा गया ऑलिक्वेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा की सीट, राज्यसभा मतलब क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा का जो सीट एलोकेशन किया जाता है वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है। प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में लिखा गया है फिफ्थ शेड्यूल में। लेकिन ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा गया है तुम्हारा सिक्स शेड्यूल में। और ट्राइबल एरिया के अंदर आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। सेवन शेड्यूल में क्या लिखा गया है, थ्री लिस्ट के बारे में लिखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखो भाई लिस्ट चेंज होते रहता है, ठीक है ना, और एग्जाम में लिस्ट से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो एक बार जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगी, अगर ये वाला रिवीजन करोगी तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ये तो इतना ही मुझे पता है। लेकिन अभी तुम्हारा आई थिंक करेंटली भी फिर 100 हो गया, रुको मैं इसको चेंज कर देती हूँ। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द टर्म, यूनियन लिस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो तुम्हारा करंटली 100 हो गया है। एक्सक्लूसिव द ओरिजिनली जो था 97 था। ओ नहीं, ठीक, तो मैं 100 लिखी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, मेरे माइंड में 100। ओरिजिनली कितना था, 1997, जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, उस टाइम यूनियन लिस्ट कितने थे, तो 97 थे, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, लेकिन करेंटली पूछेगा कि प्रेजेंट कितना है, तो 1997। ओके, समझ में आ गया कि अगर तुमसे ये पूछे कि करंटली यूनियन लिस्ट कितना है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 100। लेकिन जब पूछेगा, हाँ जब पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैं प्रीवियस ईयर में कराई भी थी। ठीक है, और अगर ये पूछेगा कि तुम्हारा स्टेट लिस्ट में कितने हैं, तो 97, सॉरी, ओरिजिनली 97, प्रेजेंट कितना है, तो 100। स्टेट लिस्ट का देखते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में तुम्हारा अभी जो है, अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट तुमको मिलेगा, गलत कर दी, हाँ, करंट मिलेगा 61, कम हो गया है, ओरिजिनली था 66। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। करंट अगर तुम बोलोगी कि स्टेट लिस्ट में कितना है करंट,
करंट कितना है भाई 61, ओरिजिनली कितना है 66। आरसी आई होगी, ठीक है। तो ये चीज याद करो, अभी करंट कितना है 61, ओरिजिनली कितना है 66, क्या भाई स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्रुएंट लिस्ट। कॉन्क्रुएंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों का ही आएगा। कॉन्क्रुएंट लिस्ट में स्टेट का भी पावर आएगा और तुम्हारा सेंटर का भी पावर होगा, ठीक है। तो अगर तुम देखना चाहोगी कि ये जब अभी कितना है कॉन्क्रुएंट लिस्ट, तो 52 है कॉन्क्रुएंट लिस्ट। फिफ्टी टू है, ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 47 है, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एडुकेशन कहाँ पे आएगा, एडुकेशन बोलो तो, एडुकेशन जो तुम्हारा कॉन्क्रुएंट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, इसको कॉन्क्रुएंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कॉन्क्रुएंट लिस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, ये सब कॉन्क्रुएंट लिस्ट, मतलब यहाँ पे सेंटर का भी पावर चलेगा और स्टेट का भी पावर चलेगा। लेकिन अगर कोई कोई सब्जेक्ट को लेकर दोनों के बीच में जब डिबेट चलेगा, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि मान लो एडुकेशन को लेकर, एडुकेशन पॉलिसी को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई चलता है, तो यहाँ पे पावर किसका चलेगा, सेंटर का ज्यादा पावर चलेगा, ठीक है, उनका ही पावर को अल्टीमेट रखा जाएगा। ओके, ये हो गया। 8 शेड्यूल में क्या लिखा गया, अगर तुमसे कोई पूछे कि 8 शेड्यूल में क्या लिखा गया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है, ठीक है, किस चीज के बारे में लिखा गया है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है, ठीक है। हाँ, कि इंडिया में कौन कौन सा लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, अगर कोई इससे ज्यादा जानता है तो बताओ आरसी, तो फिर मैं बता रही में 14 लैंग्वेज था, उसके बाद फिर अमेंडमेंट होके और आए, जैसे कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ तो 4 लैंग्वेज आया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, हाँ तो चलो, ऐसे करके अभी 22 प्रेजेंट लैंग्वेज है। हाँ मैं बता देती हूँ, चलो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी इस वजह से मैं कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। मैं तो डीप में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डीप इससे क्वेश्चन आते हैं ना डीप में। आ जाओ, लैंग्वेज 8 शेड्यूल में क्या लिखा गया, लैंग्वेज के बारे में लिखा गया। मैं 8 ही गलत लिखी हूँ ना, EIGHT 8 होगा यहाँ पे, 8 हो गया, ठीक है। 8 शेड्यूल में क्या लिखा गया है, बोला कि पहले जब आया था ना स्टार्टिंग में, करंटली तुम्हारा कितना है, करंटली कितने लैंग्वेज को 8 शेड्यूल के अंदर रखा गया है करंटली, अगर तुमसे कोई पूछे तो 22, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, ओरिजिनली जब तुम्हारा शेड्यूल को बनाया गया था तो इसमें 14 लैंग्वेज को ही ऐड किया गया था, ठीक है। 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। फिर 1992 में तुम्हारा 1992 में तुम्हारा कोंकणी, कोंकणी, मणिपुर, मणिपुर, नेपाली ऐड किया गया। 2004 में 2004 में ऐड किया गया है तुम्हारा बड़ो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब ऐड किए गए, ठीक है।
9 शेड्यूल के बारे में बोलो। क्या बोले? 9 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? ये तो मैं बताई लैंड रिफॉर्म। देखो मैं बोल रही हूँ, मैं तुमको पढ़ाऊंगी, सॉरी। लैंड रिफॉर्म एंड द इराडिकेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। बोले 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखा गया है। और लैंड रिफॉर्म के थ्रू क्या गया था? अच्छे से सुनाई मेरे ख्याल से कि अंजलि आई। 9 शेड्यूल में तुम्हारा क्या लिखा गया है? 9 शेड्यूल में तुम्हारा लैंड रिफॉर्म है, ठीक है ना? चलो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया। लैंड रिफॉर्म एक ऐसा चीज है, जैसे कि 9 शेड्यूल क्या होता है तुम्हारा, अगर कोई चीज तुम 9 शेड्यूल के अंदर डाल देती हो तो उसको कोई भी उसको फिर ये क्या नाम है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है ना? ये कवर्स होता है इस तरह से कि डब्बा ऐसा कि इसके अंदर अगर कोई चीज डाल दें तो नहीं। तो लैंड रिफॉर्म को इसके अंदर डाला गया था 9 शेड्यूल के अंदर, कि कोई इसको चेंज ना कर पाया। लैंड रिफॉर्म क्या था कि पहले जमींदारी सिस्टम जो हुआ करती थी उसी को खत्म करना। जमींदारी सिस्टम में क्या, कितना एकड़ जमीन हुआ करते थे, ठीक है? तो अगर लैंड रिफॉर्म में बोला गया था कि किसी के पास अगर 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसके जमीन गवर्नमेंट नहीं लेगी, सिर्फ 30 एकड़ जमीन देगी, ठीक है? ये बोला गया था। और लैंड रिफॉर्म जब लाया तो इसमें हो सके जुडिशियल रिव्यू हो सकता था, इसलिए इसको डाल दिया गया तुम्हारा 9 शेड्यूल के अंदर। 10th अमेंडमेंट क्या है? 10th अमेंडमेंट जो है ये इसको एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्वेश्चन 3 तरीके से आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई है, ठीक है? तो तुम्हारा अमेंडमेंट हो जाएगा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर जब एक्ट पूछे कि डेट क्या है तो तुम्हारा डेट हो जाएगा 1985, ठीक है? क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी मर्जी से वॉलेंट्री, ठीक है ना, अपनी मर्जी से अपने पार्टी को छोड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लगाएंगे, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। दल बदल कानून इसको बोला था, दल बदल कानून, ठीक है ना? 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में। ये क्या बोलती है कि पार्लियामेंट के उन मेंबर को डिसक्वालीफाई कर दे, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा जो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, अपने पार्टी को छोड़ देते हैं वॉलेंट्री में। यहाँ पे लिख दे रही हूँ 10th शेड्यूल में, थोड़ा डीप में पढ़ा रही हूँ क्योंकि डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ाना पड़ा मुझे। 10th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? एंटी डिफेक्शन, हाँ 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 हाँ, ऐसे हम तो क्लास करा रहे ना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा गया है। देखना इधर का कार्ड उधर मत चल जाए, तीन तीन पार्ट में कार्ड है, ठीक है? हाँ ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में लिखा गया है, इसमें क्या बोला गया है और ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो 52 अमेंडमेंट, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था 1985 में। प्राइम मिनिस्टर कोई बता सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था जब ये आया हुआ था? तो पीएम कौन था? तुम लोग डेट से बताओ। आरसी तुम बताओ। प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, हाँ। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, ठीक है? ये 10th शेड्यूल में लिखा गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा कि वो मेंबर, ठीक है ना, बोले इसमें ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट का मेंबर, ठीक ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, लेजिस्लेचर्स के मेंबर, ठीक है? मेंबर, मेंबर्स, ठीक है? रुक जाओ एक मिनट। मेंबर,
जो क्या करते हैं मेंबर, क्या करते हैं, जो वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री का मतलब क्या, अपनी मर्जी से, चार्ज लगा दो, ठीक है ना, अपनी मर्जी से क्या करते, छोड़ देते अपने पार्टी को। वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्रीली क्या करते, गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं देयर पार्टी, देयर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के मेंबर को ही बोला गया है कि इन पे लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, यानी हिंदी में अगर हम इसको बोले तो दल बदल कानून, ठीक है। उन मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जो अपने मर्जी से अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, यानी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये किस में लिखा हुआ, 10 शेड्यूल में लिखा गया, थोड़ा ये कर करके पढ़ाई हूँ। 11 शेड्यूल में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 29 सब्जेक्ट के बारे में मेंशन है। 29 मैटर बोले या 29 सब्जेक्ट्स बोले, जो भी बोले, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 29 सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है। और 12 शेड्यूल में क्या लिखा गया है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में लिखा गया है। म्यूनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट, मतलब ये बोला गया कि 11 शेड्यूल में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन है, लेकिन वो कितने सब्जेक्ट पे काम कर सकती है, 29 सब्जेक्ट पे काम कर सकती है, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटीज कितने सब्जेक्ट पे काम कर सकती है, 18 सब्जेक्ट पे, सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 10 शेड्यूल ये शेड्यूल कंप्लीट हुआ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर इम्पोर्टेंट बॉडीज इन इंडिया दैट ड्राइव देयर पावर्स एंड ऑथोरिटीज फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या करती है, अपने पावर और अथॉरिटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करेगी, जब कॉन्स्टिट्यूशंस में उसकी पावर के बारे में लिखा गया है ना। जैसे तुम लोग बताओ कैग का आर्टिकल क्या है, मुझे जल्दी से बताओ कैग का आर्टिकल क्या है, 148। और कोई बोलेगा, मैं कैग का आर्टिकल याद कराई हूँ बहुत बार। आरती सही बोली या गलत बोली, कोई बोलो, सही बोली आरती तुम। 148, तो ये कैग को जो भी पावर मिलेगा ना, ये आर्टिकल 142, आर्टिकल 148 से मिलेगा, और भी इसके बहुत सारे आर्टिकल है, देख लो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन से है, पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। तो इनको जो पावर मिला ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला, क्योंकि इनके साथ आर्टिकल है, जिसके साथ आर्टिकल लगा हुआ रहेगा वो क्या है तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। जिसके साथ भी तुम्हारा आर्टिकल लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। जैसे तुम लोग मुझे बताओ कि यूजीसी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, ठीक है, वो उसके क्योंकि ये 1956 के एक्ट के थ्रू आई है। हाँ, ये बता मुझे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आर्टिकल है इसके साथ, तो यहाँ पे साफ इसमें साफ, आर्टिकल लगा हुआ है। हाँ साफ साफ बस यही लिखा हुआ है कि जिसके साथ कोई कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलेंगे, जिसके पास आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे रही है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंप्यूटर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वाला मैं हटाती हूँ, और जो, अरे मुझे ये वाला इलेक्शन कमीशन नहीं पढ़ाना था, मैं बहुत अच्छा से बनाई हूँ उस वो, ये लोग जब टीचर वाला करा रही थी ना, वो पूरा उसमें कवर था, देख रही हूँ को तो, नहीं 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 लाई, तो बहुत गलत है, कैसे मैं हटाऊँ, मेरा अच्छी थी, पता नहीं क्या, देखती हूँ यहाँ पूरा है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, 1950s, ओके। चलो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, चला जाए। लेकिन ना उसमें अभी करंट वाला भी लिखा हुआ है, जैसे अभी करंट जो अमेंडमेंट हुआ इलेक्शन कमीशन में, तो इस वजह से मुझे करंट वाला लिखा हुआ रखो, तो आर्टिकल लिखा हुआ है, रिमूवल प्रोसेस लिखा हुआ है, अदर इलेक्शन कमिश्नर, नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एलिजिबल पोस्ट रेगुलेशंस, इवेंट यहाँ तक। अच्छा, करंट वाला नहीं लिखा हुआ अमेंडमेंट। अच्छा, मैं देखती हूँ, अमेंडमेंट भी करवा देंगे, पढ़ा देती हूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल तुमको मिलेगा, आर्टिकल 324, ठीक है। मैं उन लोगों को टीचर वाला जब क्लास कराई थी ना, तो बहुत अच्छे से बनाई थी, मैं पूरा उसमें लिखा हुआ था, और मैं उस दिन पीडीएफ में रखी थी, पता नहीं कैसे मुझे हट गया, ये वाला आ गया, पता नहीं रखी भी थी कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324, ठीक है। अमेंडमेंट वाले में पढ़ा दूंगी, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक का इसका कमीशन है, ठीक है। ये आर्टिकल है, सॉरी, इसके आर्टिकल है। मैं यहाँ पर एक बार तुम लोगों को समझा देती हूँ, तो बोला ठीक समझ में आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है, 324 से आर्टिकल 329, ओके, ठीक है। अब मेरा एक बात समझना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके मेंबर क्या है, इसके मेंबर कितने हैं, तो मेंबर 3 होते हैं, ठीक है ना। कितने मेंबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? 3 मेंबर है, ठीक है। 3 में से तुम्हारा एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, 3 में से कौन होते हैं? एक चीफ इलेक्शन, ठीक है, कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, और 2 और मेंबर होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ हट जाएगा, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। तीसरा नंबर पे इलेक्शन कमिश्नर होंगे। समझ में आ गया? मेंबर कितने हैं तुम्हारे? 3 मेंबर हैं, ठीक है। चलो उसके बाद मैं दूसरा चीज बता रही हूँ, पढ़ लिए हम लोग, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि अभी हम वहाँ पे पढ़ाए, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे अमेंडमेंट वाला भी लिखी हूँ, चलो आ जाओ, अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाला। कौन कौन जानता है कि इसमें बस देखो, अभी तुम्हारा हुआ है अमेंडमेंट, ठीक है, लेकिन अभी पूरा तरीका से उसको लागू नहीं किया गया, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में पूछ भी रहा है। अभी उतना मतलब सही तरीके से, मतलब ये नहीं हुआ है, मतलब कि हाँ इसी तरीके से ये पॉइंट किया जाएगा, लेकिन फिर भी 2023 में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। चलो देखते क्या किया गया था 2023 में, इसमें अमेंड किया गया है। किस चीज में अमेंड किया गया है? इसके अपॉइंटमेंट के बारे में अमेंड किया गया है। एक्ट क्या है? 2003, पूछ भी सकता है, चलो जो मैं यहाँ करती हूँ, ठीक ना, कलर चेंज करूँगी तो फिर मिल जाएगा। 2023 में अमेंड किया गया है, ठीक है ना, कि कब अमेंड किया गया है? 2003 में। तो क्या बोला गया है कि जैसे तुम पहले देखोगी तो इसको अपॉइंट कौन करेगा? इलेक्शन, मैं पढ़ाती हूँ पहले, ये वाला देखो, इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको पूरा क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या इलेक्शन कमिश्नर, जो भी। इसको अपॉइंट कौन करेगा? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं, मैं यहाँ पर भी लिखी हूँ, लेकिन खाली एक्ट नहीं दी हूँ, चलो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 सिलेक्शन कमेटी। वही बात यहाँ पर भी लिखी हूँ, यहाँ पर मैं बता भी देती हूँ। इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है।
अगर पूछे कि अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर या अदर कमिश्नर, ठीक ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, दिमाग में रख लो, यहाँ पे चीफ में भी लिखी हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे या टू अदर इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछे, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट ऐसे रैंडमली कर देता है? नहीं, समझो, यहाँ पे पता है क्या होता है, एक यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी पहले, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। इस सिलेक्शन कमेटी के हेड जो होंगे वो पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्लस लोकसभा की ऑपोजिशन लीडर होंगे, ठीक है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, लोकसभा का, कहाँ का? लोकसभा का। तीसरा कौन होगा? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगी। तीसरा कौन मेंबर होगा? देख लो भाई, एक तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? पीएम है, दूसरा तुम्हारा लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर है, और तीसरा जो पर्सन है उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेटेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर। देख ली, सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर है। ये जो 3 मेंबर है ना, ये लोग डिसाइड करेगी और ये रिकमेंडेशन करेगी। किसको रिकमेंडेशन करेगी? प्रेसिडेंट को, कि आप है ना इस पर्सन को चीफ इलेक्शन को अपॉइंट कीजिए और इस पर्सन को अपॉइंट करिए। 2023 अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया है, ठीक है। आ जाओ। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 सिलेक्शन कमेटी, है ना, बोला 3 सिलेक्शन कमेटी पे एक सिलेक्शन कमेटी होगा जिसमें 3 मेंबर होंगे। ये लोग रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है 2023 एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। टेन्योर क्या होगा? चलो नहीं, छूटा नहीं, हो गया कंप्लीट, ठीक है। टेन्योर क्या होगा? इनका टेन्योर क्या है? तो इनको बोला गया है कि ये लोग 6 ईयर तक रहेंगे, टर्म इनका क्या होगा? 6 ईयर तक होगा। एज क्या है इनका? एज बोल रहे 65 ईयर्स तक ही होंगे। दोनों में से जो भी पहले फुलफिल हो जाएगा हट जाएंगे। रिमूवल का प्रोसेस एग्जाम में बहुत बार आया है यूजीसी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है ना, इस वजह से मैं बता रही हूँ। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे फर्क करता है ये लोग। मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी। देखो, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं, जो खाली इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको रिमूव पता है कौन करता है? इनको बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है ना, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा। बिल्कुल इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस यूज कर कर कि लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा में 50 मेंबर, 50, इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करती है तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगी, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगी कि सर हटा दीजिए, कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को बोलेगी, ये जो पर्सन है ना, ये क्या करेगी? रिकमेंडेशन करेगी। किसको रिकमेंडेशन करेगी? प्रेसिडेंट को। यहाँ पे छूट गया है मुझे लगा। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगी कि सर ये जो 2 अदर इलेक्शन कमीशन है ना, इनको हटा दीजिए, ठीक है, इनको हटा दीजिए। तो बिल्कुल इन लोग को हटा दिया जाएगा, ठीक है, हटा देगा। समझ में आ गया ना कि जो इनको हटाने का तरीका क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काची कार्ड है, किसका कार्ड है? अरे कितना दानिश का दूसरा कार्ड आते जा रहा है, अभी तो 4 को हम दिए। हाँ,
अभी 4 को 8 दिए, ओके को दे रहा है, ठीक है। तो समझ जाना, ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाएंगे, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को बोलेगी कि सर हटा दीजिए, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगी कि सर ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हटा दीजिए। फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा प्रेसिडेंट का ही होगा, लेकिन वो रिकमेंडेशन करेगी कि सर उसको हटा दीजिए, वो 2 है, ठीक है। मैं ये पूछ रही, तुम बताना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होता है, मुझे बताओ। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। नहीं आरती, यहीं भी तो तुम ये हो गया ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का के जज को जज, हाँ, रिमूव की प्रोसेस है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन को रिकमेंडेशन करेगा प्रेसिडेंट, और फाइनल डिसीजन किसका होगा, प्रेसिडेंट का, कि मुझे हटाना है कि नहीं हटाना, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने अपॉइंटमेंट भी बता दिया मैंने, और मैंने टेन्योर भी बता दिया, और मैंने रिमूवल भी, मैंने रिजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। क्या ये लोग एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। जॉब के बाद क्या वो दूसरा काम कर सकते हैं, बिल्कुल। ड्यूटीज एंड पावर क्या है, देख लो, याद करना, सुपरटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल देना पार्लियामेंट के इलेक्शंस को, या स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में ना इसका बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाई थी, वो मुझे मिल नहीं रहा, मतलब नोट्स बनाए थे, पीडीएफ नहीं, तो वो मुझे मिला, इवन मैं तुम लोगों को एक कोई टाइम कराई भी होंगी कि बहुत अच्छे से इलेक्शन कमीशन का ड्यूटीज वगैरह सब लिखा हुआ था। सुपरिटेंडेंट तो करता ही है, डायरेक्शन भी करता है, कंट्रोल भी करता है, किसको, पार्लियामेंट के इलेक्शन का। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी होगा, या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी इलेक्शन होता है, वहां पे जाके सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल करता है, ये सब पावर दिया गया है। आई कैसे, चलो एक बार पढ़ लेते, भी एग्जाम में आया हुआ, जब 25 जनवरी 1950 में आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। मैं अभी बताई भी 324 से लेके 329 तक इसका आर्टिकल है। सबसे पहले ये जब आई थी 1950s में, ये सिंगल बॉडी थी, देख लो, सिर्फ ईसीआई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। 1989 में क्या हुआ, अंडर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1980 में 3 मेंबर बॉडी बन गई, एक 2 इलेक्शन कमिश्नर बन गए, ठीक है। 1 जनवरी 1990 में क्या गया, फिर से सिंगल मेंबर बन गया, फिर से सिंगल मेंबर बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में फिर से क्या हुआ, देखो सिंगल बॉडी, पहले सिंगल बनी 1950s में, जब आई तो सिंगल थी, लेकिन 1989 में 3 मेंबर बॉडी बन गई, मल्टीपल बॉडी बन गई। फिर 1991 में फिर सिंगल कर दिया गया, फिर 1993 में बोला गया कि नहीं, फिर से इसको मल्टीपल बॉडी बनाएंगे, और फिर से 3 मेंबर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ठीक है। 1993 ये कंप्लीट हो गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसका जो मेन चीज याद करना है वो है आर्टिकल, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल है, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। चलो आ जाओ, एक चेयरमैन होते हैं और बाकी इसमें अदर मेंबर होते हैं, जिसको डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज क्या है, 6 ईयर। ईयर क्या है, कब तक रह सकते हैं, 65 ईयर। रिमूवल क्या है, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं अगर मिसबिहेवियर किए हों, या किसी तरह इनकैपेसिटी वगैरह, तो प्रेसिडेंट जो है, मैनर मैनर एंड ऑन द ग्राउंड, मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उतना डीप में नहीं जा रही क्योंकि तुम लोग को शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना डीप से नहीं आता है, बस हटाता कौन है, प्रेसिडेंट, देख लो। रिजिग्नेशन किसको देगा, लेटर अपना प्रेसिडेंट को देगा। पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट, मतलब चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फर्दर इंप्लॉयमेंट, नहीं कर सकते, मतलब इनका एक बार जॉब खत्म हो गया तो दूसरे जॉब से गवर्नमेंट करना तो नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, अदर मेंबर एलिजिबल है। अदर मेंबर कैसे? यूपीएससी के चेयरमैन मतलब सबसे बड़ा, सबसे यूपीएससी का अगर तुम सबसे बड़ा जॉब देखोगी यूपीएससी का फील्ड में तो वो चेयरमैन होता है। तो अब इससे बड़ा इसका प्रमोशन तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मेंबर होते हैं यूपीएससी का तो वो फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, हो सके वो चेयरमैन बन जाए यूपीएससी का। तो जो मेंबर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी का, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं ना, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है वो लोग भी फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। लेकिन जो चेयरमैन है वो एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। चेयरमैन और मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म। चेयरमैन और एक मेंबर जो है वो सेकंड टर्म नहीं बैठ सकता है, ठीक है। ड्यूटीज पावर क्या है? रिक्रूट करती है। यूपीएससी इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। यूपीएससी के लिए क्या करती है? रिक्रूट करती है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 315 से आर्टिकल 324 है। एक चेयरमैन और बाकी मेंबर होते हैं, गवर्नर अपॉइंट करती है। यहाँ पे एक लॉजिकल चीज आएगी जो मैं बताऊंगी। यार वही है 5 और 62, देख लो जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कहानी कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट है तो 65, उसी तरह ही सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो इसका एज 65 दिया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में तो इसका एज देख लो 62 दिया हुआ है। प्रेसिडेंट ही हटाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है लेकिन रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन कर रहा? गवर्नर। अपॉइंट कौन कर रहा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर, ठीक है। रिमूव कौन करता है भाई? तो प्रेसिडेंट, ठीक है, ये याद रखना। रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है गवर्नर। रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा? गवर्नर को देगा। चेयरमैन क्या ये तो छोटा पोस्ट है ना, तो छोटा से तो बड़ा पोस्ट जा सकता है, तो ये फर्दर ये एलिजिबल है फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, हो सके यूपीएससी का चेयरमैन बन जाए, ठीक है। अदर मेंबर भी एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ। एलिजिबल है भाई, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन चेयरमैन या एक मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म, सेकंड टर्म नहीं बन सकते फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे वो एक मेंबर है, ठीक ना, यूपीएससी का कोई मेंबर है, वो सोचेगा मैं सेकंड बार भी मेंबर बन जाए तो नहीं बनेगा। हाँ, उसका प्रमोशन हो सकता है, मेंबर है तो चेयरमैन बन सकता है, ये बात बोल रहा है। एग्जाम कंडक्ट करवाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। फ्रांस कमीशन का आर्टिकल 280, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आई हुई। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 की क्वेश्चन है कि फ्रांस कमीशन के मेंबर कितने होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। टर्म क्या है? प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है। एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, बिल्कुल। बाकी इनका काम क्या है भाई, इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। नेट प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फाइनेंशियल से रिलेटिव इसका काम है, ये आती नहीं है। गुड एंड सर्विस आर्टिकल 279 ए के थ्रू आई थी। 100 आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आई थी, ठीक है ना। जीएसटी कब आई थी बताओ तो? 2017। नहीं आई थी तो मतलब वो 16 में आई थी, आ गई थी पूरा सिस्टम। 2016 2016। तो आर्टिकल देखो, दोनों हाउस में पास कब हुई थी? 2016, याद रखना, ठीक है। दोनों हाउस में पास कब हुई थी? तो 2016। और आर्टिकल है 279, 279, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ये भी क्वेश्चन देख लेना, इसमें कौन कौन होता है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो कि चेयरमैन होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये मैं करवाई भी थी तुम लोग, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन होता है। मिनिस्टर इन चार्ज फाइनेंस टैक्सेशन, एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट गवर्नमेंट। चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स, परमानेंट इन्वेटी। ये सब ना भी याद करो तो चलेगा, लेकिन तुमको ये वाला 3 याद करना है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज रिवेन्यू फाइनेंस होंगे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट ईच स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, तुम लोगों को मैं करवाई भी थी, ठीक है। मैं तुम लोगों को करवाई थी, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मैं ये करवाई थी, मुझे याद है, ठीक है। हाँ करवाए हैं।
है ना, करवाएं, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाएं, तो प्लीज याद कर लेना। चलो अब मैं तुम लोग को यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ। 2016 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जीएसटी को बनाया गया था। अगर तुमसे कुछ पूछेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, तो भाई 2016 में, 2016 में 2016 में इसको बनाया गया था। बट ये फोर्स में कब आई, केम इन टू फोर्स, आरती शुरू में सही बोली है, ऐसा बात नहीं, फिर तो मैं क्लियर कर दे रही, केम इन टू फोर्स या इन फोर्स जो भी, या इफेक्ट जो भी, केम इन टू इफेक्ट, इफेक्ट में कब आई, 1 जुलाई, देख लो रख लो, 1 जुलाई 2017। कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाया गया था 2016 में, लेकिन ये काम करना कब से स्टार्ट किए, तो भाई 2016 से, ठीक ना। मतलब सेटअप किया गया 2016 में, 2016 में, बट इसको बनाया गया कब से, ये सॉरी, ये काम करना कब से स्टार्ट की, इफेक्ट में कब आया, 1 जुलाई 2017, दोनों डेट याद करना है। अच्छा 16 के साथ तुम्हारा 16 सितंबर है, वही 12 सितंबर है, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रही हूँ, मैं फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैं तुम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये करवाई हूँ, ऐसा बात नहीं है कि न्यू हो रहा तुम लोगों का, ठीक है। जीएसटी का जो डेट है वो है तुम्हारा कहाँ गया भाई, कहाँ लिखूँ, डेट भी तो नहीं मिल रहा, जीएसटी, जीएसटी वाला कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देती हूँ, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ ठीक, ये तो लिखा हुआ ठीक है, इनफोर्स डेट, यहाँ पे मैं इसको मिटा के 12 सितंबर कर देती हूँ, पूरा डेट लिख देती हूँ, क्योंकि देखो जीएसटी से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। 12 सितंबर, 12 सितंबर 2016, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आ जाओ, इसका एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी का है, यूनियन रिवेन्यू सेक्रेटरी होता है। बाकी टू मेक रिकमेंडेशन द सेंटर, स्टेट, स्टेट और सेंटर को रिकमेंडेशन करेगी, है ना, टैक्स के में, टैक्स के केसेस में, ये सब चीजों में, तो ये सब हटा दो, ये सब नहीं कुछ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, देख लो भाई, शेड्यूल कास्ट है, ठीक ना। तो पहले तुम्हारा सी आएगा, उसके बाद टी आएगा, याद रखना इसको, ऐसे हम लोग याद करते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो पहले अगर तुम्हें ABCD पढ़ोगी तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो सी के साथ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 300, और जो टी के साथ जो आर्टिकल है वो था आर्टिकल 300A। कंफ्यूज मत होना। अगर तुमसे पूछे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये लो भी आज हम तुम लोग क्लास में करवाए थे, कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल हो जाएगा 338, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है तुम्हारा 308, ठीक है ना, 338। लेकिन अगर बोलेगा शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल क्या, अभी नीचे भी पढ़ेंगे, तो वो है ए लग जाएगा उसके साथ, ठीक है, ये बात याद रखना। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। और मुझे इसमें क्या पढ़ाना था, ये पढ़ रहे हैं शेड्यूल कास्ट, मैं ना कंफ्यूज हो जाती है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, तो इसलिए मैं ऐसे याद करती हूँ कि शेड्यूल कास्ट ये है, शेड्यूल ट्राइब ये है। यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक और चीज़ पढ़ाऊंगी, ये जो दोनों बॉडी है ना, ऐसे मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ऐसा बात नहीं कि न्यू है। ये जो दोनों बॉडी है ना, ये दोनों ही तुम्हारा सेम थी, दोनों ही सेम थी, मिला हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऐसे करके थी। लेकिन अभी क्या हुआ तुम्हारा, चेंज हो गया है, ठीक है, सॉरी चेंज नहीं हुआ, दोनों को बाइफिग्रेट कर दिया गया, मतलब दोनों को क्या कर दिया गया है, मैं लिख दे रही हूँ। पहले ऐसे था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऐसे था, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, 89 अमेंडमेंट, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग बाइफिगरेट कर दिया गया, ठीक है। बाइफ्यूगरेट मतलब दो पार्ट में बांट दिया गया, मैं बाइफिगरेट का स्पेलिंग तो ठीक लग रहा है ना, गलत है, इफ BIFURCAT होगा, ठीक है, बाइफिगरेट कर दिया गया, ठीक है ना। किसको, ये जो नेशनल का पहले पहले क्या थी, पहले थी नेशनल, मैं लिख दे रही हूँ,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पहले ये थी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इनको बाइफिगरेट कर दिया गया, ठीक है। और ये इनको क्या किया गया, बाइफिगरेट कर दिया गया। और एक का नाम रखा गया नेशनल कमीशन, रेड से लिखूंगी तो ठीक याद रहेगा तुम्हें, नेशनल कमीशन, ठीक है, फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ओके। और एक का रखा गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ओके। एक को बोला गया कि आपको जो आर्टिकल दिया जाएगा, इनका जो आर्टिकल होगा, इस आर्टिकल का नाम होगा 338, और आपको जो आर्टिकल दिया जाएगा, क्योंकि सी पहले आया तो इसे सी को 338 देंगे, और ट्राइब बाद में आ रहा, टी बाद में आ रहा, तो इनको बोला गया कि आपको 338 देंगे, ठीक है। लेकिन ये इन फोर्स में कब आई, दोनों ही 2004 में इन फोर्स में आई, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा स्टोरी समझ में आ गया, ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजिंग नहीं ना, इसको ये फॉर्मली कब आई, 2004 में दोनों आई, ठीक है। 2003 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बाइफिगरेट कर दिया गया। चलो ठीक है, ये वाला कहानी तो खत्म हो गया। बोले कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर होते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आई, जो आती इससे आती, या फिर इसका डेट पूछती है, ठीक है, इसका डेट पूछती है। मैं देखूंगी तो तुम लोगों को यही वाला PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है, कैसे तुम लोग को याद हो। दूसरा कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए, तो 3 इयर्स के लिए, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द 2 टर्म्स के लिए ये लोग अपॉइंट नहीं किए, सॉरी, ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं 2 टर्म्स के लिए, ठीक है ना, मतलब 2 बार सोचेंगे कि 2 बार बन जाए तो नहीं बन सकते हैं। इनका काम क्या है, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, शेड्यूल कास्ट के साथ अगर कोई एक्सप्लोटेशन करता है तो ये लोग देखेंगे। उनका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन और कल्चर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का काम है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मैं डेट क्या बताई हूँ, डेट है 2004, ठीक है, ईयर क्या है भाई, 2004। वही बात, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे 3 साल के लिए, 2 टर्म नहीं बन सकते। शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, कल्चर इंटरेस्ट, उनको प्रोटेक्शन देना, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग अभी क्या पढ़े तुम्हारा, अभी हम लोग पढ़े तुम्हारा ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हम लोग अभी एक आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 308, आर्टिकल 300, सॉरी, आर्टिकल 330, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 338B, देख रही हो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो बी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बी किसके लिए है, बी जो तुम्हारा है ये तुम्हारा बैकवर्ड क्लास के लिए। और बैकवर्ड क्लास जो है ना तुम्हारा, ये भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, क्योंकि ये भी जो तुम्हारा है ना आर्टिकल के साथ है, और जिसके साथ तुम्हारा आर्टिकल है वो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते एक बार कि ये क्या बोलता है। इसका ईयर क्या है, तो इसका ईयर है 2018। अमेंडमेंट क्या है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आर्टिकल क्या है भाई, 338B, द शेड्यूल ट्राइब्स
फॉर्म भी निकलता है तो तुम लोग देखिएगी, शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब्स, और उसके बाद ओबीसी होता है, ठीक ना, अदर बैकवर्ड्स क्लास। तो तुम इसको ऐसे याद करना है कि भाई इसका आर्टिकल आर्टिकल 338 सी पहले आ रहा, आर्टिकल 338 ए, और उसके बाद आर्टिकल 338 बी हो गया, ठीक है। इन दोनों का अमेंडमेंट 89 है, इनका 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। काम क्या है भाई, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर, वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और 3 साल के लिए, और इनका भी वही काम है भाई, खाली नाम चेंज हो, जो भी अदर बैकवर्ड क्लास हो गए उनको प्रोटेक्ट, उनके एक्सप्लोटेशन से बचाना, और उनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, कल्चर इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, बस हो गया, ठीक है। अब एक आया स्पेशल माइनॉरिटी फॉर लिंग्विस्टिक, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350 बी, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आई थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए आई थी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आएगी। ये इन्वेस्टिगेशन करती है ऑल मैटर, जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैसे, जैसे हम लोग माइनॉरिटीज हैं, अल्लाह तो डिलीट कर देंगे, तो हम ही लोग का पैसा है, हम उन्हें देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा, सबसे अच्छा डिलीट कर देना, नहीं देखेंगे तो याद नहीं आएगा, हम लोग पहले एहतियात से डिलीट कर दो। अल्लाह बोली इतना बुरा दिन नहीं आएगा हम निकाले अल्लाह। कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कैग का आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एयर क्या है, 6 ईयर, एज क्या है, 65 ईयर, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है भाई, रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, बिल्कुल वही ग्राउंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, बिल्कुल इनको भी उसी तरीके से हटाएंगे। काम क्या है, ये ऑडिट करता है और रिसीव करता है एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जो दूसरी बॉडीज जो है गवर्नमेंट की, जो फंडिंग लेती है। मेरा मोबाइल में कहाँ कॉल की है, क्लास में आके बात करेंगे, सच्ची पागल कर दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग जो मिलती है, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कोई ये लाने के लिए, कोई मतलब क्या बोला था, कोई पॉलिसी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उस पर फंडिंग मिला, तो उसको ऑडिट करना, उसमें होगा निगाह सरियाई, हाँ, ऑडिट करना, एक्सपेंडिचर करना, ये सब कैग का काम होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसका आर्टिकल 76 है, आर्टिकल याद कर लेना। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नॉट फिक्स टर्म, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, रिजिग्नेशन देना होगा तो प्रेसिडेंट को दे देंगे, रिम्यूनरेशन मिला हुआ होता है, इसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करती है। फंक्शन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, सबसे हाईएस्ट ऑफिसर बोलो, इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलो, या हाईएस्ट ऑफिसर बोलो, कौन होता है तुम्हारा, एजी होता है। मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा पीडीएफ लेकर आ रही हूँ क्या, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ था मैं पीडीएफ में। अब तुम लोगों को ये करवाई थी कि उन लोगों को टीचर वाले क्लास में कराते, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये फर्स्ट चीफ लीगल ऑफिसर होता है या हमको एक बार करा चुके हैं इससे। ये वाला तो ठीक है, ये गलत नहीं है ऐसा बात। हम इसको एक बार डीप में भी बनाए थे, मतलब वहां पे मैं सब लिखी थी कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, ये वकील होता है, मतलब सॉरी फर्स्ट एडवोकेट होता है, मतलब ये सब मैं करवाई थी, और इसमें लिखा हुआ नहीं तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा। अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ये कंट्री का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बहुत अच्छे से लिख दे रही हूँ, हाईएस्ट, अब पता नहीं मैं पहले वाला भी नोट लगे नहीं भेजी, तो मैं बाद भेज देती हूँ, सारा भेज ही दी हूँ, सारा ही नोट भेज दी मेरे ख्याल से। फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री,
अगर तुमसे पूछे फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री का कौन है, तो तुम्हारा आंसर होगा एटनरी एटनरी होगा ना, एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे चीफ लीगल एडवाइजर, चीफ में बता रही CHIF, चीफ लीगल एडवाइजर, यूनियन गवर्नमेंट का कौन है, तो आंसर कौन होगा, AG। ठीक है, AG। मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जाके लड़ाई करती है? नहीं, वो नहीं लड़ाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में AG जाता है। ठीक है, AG जाता है, एक्ट एज द प्राइमरी लॉ लवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइस, जितनी भी लीगल मैटर से रिलेटिव जो एडवाइस होगा ना, ये देता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्या, AG। ठीक है, एडवोकेट, जैसे भी AG पढ़े तुम्हारा सेंट्रल के लिए ना, ये स्टेट के लिए, ये स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सेंटर का लॉ ऑफिसर कौन, तो AG हो जाएगा, लेकिन स्टेट का पूछे तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 168 PY की क्वेश्चन है। अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, कोई फिक्स टर्म नहीं दिया गया है। रिजिग्नेशन गवर्नर को देंगे, डिटरमाइन कौन करेगा, गवर्नर। रिम्यूनरेशन मतलब इसका पैसा को कौन डिसाइड करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी जो सैलरी है उसको कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट। जनरली हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट होता है, लेकिन AG में प्रेसिडेंट है और स्टेट वाले में गवर्नर है। ठीक है, फंक्शन क्या है, स्टेट का प्राइमरी लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट का चीफ लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट का लीगल ऑफिसर होता है, स्टेट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि तुम केस बड़ी होगी, राजनारायण वर्सेस यूनियन केस, विशिखा दत्ता वर्सेस यूनियन केस, सारा केस में देखना यूनियन लिखा रहेगा। तो क्या यूनियन के साथ लड़ाई होता है तो थोड़ी यूनियन गवर्नमेंट से यूनियन जाके बैठेगी, नहीं, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में AG जाती है। स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ेंगे। There are non-constitutional bodies. They do not find any mention in the constitution. बोले जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा। अभी हम सबका आर्टिकल पढ़े, जितना भी तुम्हारा था सबका साथ आर्टिकल था, सिर्फ इसी के साथ आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इसका लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ तुमको आर्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बनाया गया है ना, तो कोई ना कोई एक्ट के थ्रू बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी नहीं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बॉडीज, ये होती है इंपॉर्टेंट बॉडी, इनके फंक्शन भी होती है, लेकिन ये एक्ट के थ्रू आती है। पार्लियामेंट को जरूरत पड़ा कि मुझे ये चीज लाना, तो वो क्या करेगी, पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाएगी, ले आएगी। तो इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ कौन कौन देख ले, याद को लो, एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1982, इस बार का क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज नहीं है, खाली माइनॉरिटीज है, 1983। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1983, आज भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे 2022 में। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आज क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना 2007। ये सारा क्या है भाई, स्ट्रैटेजी बॉडी है, सब स्ट्रैटेजी बॉडी। उसके बाद तुम देखोगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, ये सब नहीं आई है 1982, लेकिन ये पढ़ लो, ये आई है। ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्वेश्चन आई हुई है, ये आज आई भी थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1983। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1990, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1982, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 2007, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार 2016। बोला कि फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्वाजी फेडरल फेडरलिज्म को कौन बोलता है, तो केसी वेयर है। ठीक है, मॉरिस जॉन बहुत ही बार्गेनिंग करते हैं, इसलिए बार्गेनिंग मतलब कम करवाना, तो ये फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलते हैं। पॉल एपलेबी एक्सट्रीम फेडरलिज्म, बोलते हैं इंडिया का जो फेडरलिज्म वो एक्सट्रीम फेडरलिज्म है। ठीक है, एवर जैनिंग जो बोलते हैं, ये बोलते हैं इंडिया का जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है। गैरविन ऑस्टिन बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है।
ये सारा ही पढ़ाया हुआ, मैं कल रिवीजन करा दे रही हूँ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन है। देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि जहां पर अमेंडमेंट इजी ना होगा, बहुत हार्ड तरीके से अमेंडमेंट किया जाएगा। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है जहां पे अगर तुमको अमेंड करना है तो तुम फौरन इमिडिएटली कर सकती हो, बहुत इजी तरीके से। इंडिया में दोनों ही है। इंडिया में कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग फ्लैक्सिबली चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का तुम देखी होगी, या प्रेसिडेंट का रिमूवल का देखी होगी, प्रोसेस कितना भारी है ना, रिजिड है। तो उस तरह का हम लोग उसको इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया में दोनों है, फ्लैक्सिबल भी है, रिजिड भी है, ठीक है। जबकि यूएस में सिर्फ रिजिड है और यूके में सिर्फ फ्लैक्सिबिलिटी है, फ्रांस में रिजिड है। इंडिया में फेडरलिज्म क्वाजी है। क्वाजी का मतलब सेंट्रल स्ट्रांग है और ये यूनियन जो है वीक है। यूएस में प्योर है, यानी 100%, क्योंकि यहाँ पे 50-50% स्टेट का बंटवारा है। यहाँ पे फेडरलिज्म है ही नहीं, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। और फ्रांस में भी यूनिटरी है, यूके और फ्रांस में यूनिटरी है, और जापान में भी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुमको इंडिया में मिलेगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म तुमको यूएस में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, यूके में। सिंगल सिटीजनशिप तुमको इंडिया में मिलेगा, डुअल सिटीजनशिप तुमको कहाँ मिलेगा, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ, याद कर लो। सीमी प्रेसिडेंशियल कहाँ मिलेगा तुमको, फ्रांस में। सीमी प्रेसिडेंशियल कहाँ मिलेगा, फ्रांस में। देख लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है तुम्हारा, इंडिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जहाँ प्रेसिडेंट होगा, यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे अभी भी तुम्हारा हेरिडिटी सिस्टम चल रहा है, यूके। सेमी प्रेसिडेंट का मतलब क्या, आधा पावर प्रेसिडेंट के पास है 50%, और 50% पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। यूएस में भी कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, लेकिन यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, और सॉवरिंग ही पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट ही सॉवरिंग है। डुअल सिटीजनशिप का देख लो, इंडिया में सिंगल है, यूके में भी सिंगल है, यूएस में डुअल है, फ्रांस में भी डुअल है। अब मैं ये पढ़ा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो अगर हम आज क्लास करा के तुम लोगों को बंद कर देंगे तो? खाना बनाना तो 10 दिन में मैं क्या करूँ, तो समझ में नहीं आ रहा। चलो जुड़ी करते करते सीख जाइएगा दी। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, रेफर टू द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव बॉडीज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई लॉ बनाती है, ठीक है, इस लॉ को जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी जो है ना आके रिव्यू करती है, आके चेक करेगी कि ये जो लॉ बना है वो ठीक है कि नहीं। जैसे लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, है ना। जुडिशरी का काम है इसको इंटरप्रिटेशन करना, देखना, रिव्यू करना कि ये ठीक है कि नहीं। ये लॉ बना है, ये लॉ बना, इस लॉ से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, हो रहा तो मैं इसको ये कर दूंगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इफ ऑन एग्जामिनेशन द जुडिशरी फाइंड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो देखा, लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बनाया और उस लॉ से किसी का वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी क्या बोलेगी कि ये जो लॉ है ना ये अल्ट्रा वायलेस या नल एंड वैलिड है, नन या इनवैलिड बोल देगी। देखो भाई, नशीला चानी आंटी इन लोग, वो मेरे भाभी का बेटे लोग परेशान किए हुए, क्लास करा रहे, लोग मान ही नहीं रही। पढ़ने के बाद कॉल करिएगा, पढ़ाने के बाद। देखो क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ बनाती है, जुडिशरी इसको चेक की, चेक मतलब क्या, इसको रिव्यू की, रिव्यू करेगी और देखेगी कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रही है, वॉलेशन कर रही है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पता क्या बोलेगी कि ये जो लॉ है ये अल्ट्रा वायलेस, अल्ट्रा वायलेस है, या इलीगल बोल देगी, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगी, या इनवैलिड बोल देगी, या नल व वाइड बोल देगी। ये सब है, बोल के खत्म कर देगी, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू का पावर किसको दिया गया, किसको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और हाई कोर्ट को दिया गया। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तुम्हारा लोअर कोर्ट चेक करेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आर्टिकल क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है।
एग्जाम में मैं बोली थी ना जुडिकल एक्टिविज्म पढ़ा रही थी, तो मैं बोली थी जुडिकल एक्टिविज्म का क्वेश्चन आया था कि जुडिकल एक्टिविज्म का आर्टिकल क्या है इनमें से, ठीक है। तो आर्टिकल 21 उसी तरह आया था तुम्हारा क्वेश्चन कि जुडिकल रिव्यू का क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 30 और भी है 131, 32, 226, लेकिन PYQ ये वाला है, ठीक है। आर्टिकल 30 जुडिकल डॉक्ट्रिन आया कहाँ से, यूएस से आया। कौन सा केस से आया, मरबरी वर्सेस मेडिसन 1803 बाय द जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने का एक केस था मरबरी वर्सेस मेडिसन। इस केस के थ्रू पहली बार यूएस में जुडिकल रिव्यू आया। जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देती है कि आप किसी भी लॉ को या किसी भी तुम्हारा कोई चीज आया उसको पावर देती है कि उसको फिर से चेक करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर द पावर जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू जो है ना ये बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है। कौन सा केस में बोला गया था, जल्दी से बता दो। कौन सा केस में बोला गया था कि जुडिकल रिव्यू जो है वो बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर है। प्रीवियस क्वेश्चन कराइए। केशवानंदा भारती केस। नया आरसी मिनरवा मिल केस में गलत। केशवानंदा का केस में, केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किस केस में बोला गया कि जो जुडिकल रिव्यू है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मिनरवा मिल केस। बेसिक डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। यहाँ पर तुमको बेसिक डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किस केस में, ये तो मैं कल पढ़ा उस दिन क्लास में कराई थी, तुम देखना रिकॉर्डिंग। मैं बोली थी कि केशवानंदा भारती केस में बेसिक डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किस केस में बोला गया था कि जुडिकल रिव्यू जो है वो बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है। उन्होंने तो बोल दिया कि बेसिक जो बेसिक जो बेसिक डॉक्ट्रिन होगी उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन किया गया कि भाई कौन कौन सा बेसिक डॉक्ट्रिन है, तब उसमें बोला गया कि जो जुडिकल रिव्यू जो है ना वो भी बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है। मिनरवा मिल में बोला गया था, ठीक है। मिनरवा मिल में बोला गया था कि बेसिक जुडिकल रिव्यू जो है वो बेसिक डॉक्ट्रिन का पार्ट है, ठीक है। जुडिकल रिव्यू को पावर दिया गया है कि वो लेजिस्लेटिव, अगर लेजिस्लेटिव कुछ इनैक्टमेंट करती है या एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो इसको एग्जामिन करे, एग्जामिन करके कोई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशन वैलिड बोल दे। आर्टिकल 30 वही वाला एक ही बात है। यहाँ पे क्या होता है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने सबसे पहली बात इसको 3 कैटेगरीज में बांटा। जुडिकल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ठीक है। जुडिकल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, ये बता रहे जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादी जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं जस्टिस को, जुडिकल रिव्यू को क्या क्या बोल के, कि जुडिकल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना। जुडिकल रिव्यू की पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है उनको फिर से जाके चेक करना है कि उन्होंने जो कानून बनाया वो गलत तो नहीं बनाया। जुडिकल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन स्टेट यूनियन एंड अथॉरिटी, जितने भी यूनियन अथॉरिटीज स्टेट सेंटर उनके एक्शन को जाके चेक करना है। एक्शन को ना चेक करिए, कोई लॉ बना रही है इसको चेक कर रही है ना, एक्शन को ही ना चेक करिए। जुडिकल रिव्यू किस किस केस में किया गया था, गोलकनाथ में, बैंक नेशनलाइज केस में, प्राइवेट वर्सेस एवोल्यूशन केस में केशवानंदा भारती केस में, मिनरवा मिल केस में, इन सारे केस में तुम्हारा जुडिकल रिव्यू चेक किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मेरी यह कहानी सुना, बहुत अच्छा कहानी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाती है, ठीक है। जुडिशरी रिव्यू करती है, क्या बोल देती है, इनवैलिड है ना, इनवैलिड बोल दी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगा, ठीक है, और जुडिशरी उसको इनवैलिड बोल दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम लोग क्यों ना कुछ चालाकी दिखाएं। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग द 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बोले इसको काटने के लिए, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना उसको काटने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक एक्ट लाएंगे। एक्ट का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये एक्ट कब आया था, 2014 में, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि हम लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाएंगे, और इसमें जो भी मेंबर होगा ना उसमें हम लोग अपना बनेंगे, अपना मेंबर बनेंगे, समझी।
सुप्रीम कोर्ट मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब अब जुडिशरी को कौन अपॉइंट करेगा? तुम्हारा पार्लियामेंट इसमें एंटर करती, ठीक है, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छे, आप लोग हम लोगों के पावर में आप लोग लिमिटेशन लगाने आइएगा। तो इन्होंने भी क्या किया, 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल वैलिड बोल दिया। किसके थ्रू? इन्होंने भी क्या किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, और बोला ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, मतलब ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, इस कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बोली थी ना, उसी तरह कमेटी बनाएंगे और कमेटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज किया जाएगा। तो बोले तो अपना ही सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज करेंगे, जब अपना ही चूज करेंगे तो फिर तो जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत चालाक था। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2015 में, डिक्लेयर कर दिया कि ये जो तुम्हारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल वाइड है, ठीक है, नॉन अवॉइड है। इसको लाता है सेंटर, निंजैक को लाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसमें कुछ मेंबर होगा और यही मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज करेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज करेगी तो फिर जुडिशियल रिव्यू होगा कहाँ से, है ना, नहीं हो पाएगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कम नहीं था, उन्होंने भी बोला कि रुको मैं आते हैं। उन्होंने क्या किया, निंजा के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया 2015 में, और बोला कि ये जो तुम्हारा निंजा है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल अवॉइड है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखती है। जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वलिब्रियम बना के रखती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर कहाँ कहाँ तक है, फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन हो रहा तो चेक करती है, कोई अथॉरिटी है ना, या किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिप्रोगेंट हो रहा, मतलब सेंटर को पूरा पावर है, जो कानून बनाना बना लो, लेकिन वो क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को मिस यूज कर रही है, और मिस यूज करके लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तब वहां पे जुडिशरी आएगी और वहां पे क्या करेगी, अब अपना जुडिशियल रिव्यू को यूज करेगी। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है ना, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू नैरो है यूएस से, क्योंकि यूएस में जो जुडिशियल रिव्यू चेक करने का तरीका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो लोग अगर जुडिशियल रिव्यू जो करते हैं, चेक करते हैं ना, मान लो कोई लॉ बना, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लॉ बना इंडिया में भी, तो इंडिया में जब जुडिशियल रिव्यू चेक होगा तो कैसे चेक करेंगे, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे क्या इस लॉ से किसी को नुकसान हो रहा है ना, ऊपर ऊपर से देखेंगे हाँ नुकसान हो रहा, तो इनवैलिड बोल देंगे। लेकिन अंदर अंदर अगर नुकसान हो तो हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूएस में वो देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डीप में जाके देखेंगे क्या इनके बनाने के तरीके में ही गलत है, क्या इनका बनाने के प्रोसेस में गलत है ना। तो अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू है उसका वाइड स्कोप है, यहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ पे नैरो है। अच्छा इंडिया वाला, ये हाँ ये इंडिया वाला है, और यूएस में, तो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू तरीका, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू चेक करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यूएस में तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू चेक करने का तरीका क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में बता दी कि यहाँ पर क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में तुम्हारा प्रोसेस चेक किया जाता है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लॉ का प्रोसेस देखेंगे कि ये लॉ बना है तो क्या इससे नुकसान हुआ है, इसका हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय को हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे क्या नुकसान है इससे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो चाहते थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आए, लेकिन उस टाइम इंडिया जो है ना, इंडिया इतना कैपेबल नहीं थी कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया भी आज़ाद हुई है, वो इतना ये को नहीं झेल पाएगी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉपर्टी ड्यू प्रोसेस लॉ, बोला इन्होंने एक कंडीशन बोला कि कोई भी पर्सन नहीं डिप्राइव कर पाएगी ड्यू प्रोसेस लॉ, मतलब यहाँ पे ड्यू प्रोसेस लॉ में तुमको जाके चेक करना पड़ेगा डीपली में, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये हटा दो। तो ऐसा नहीं है इंडिया में अब आ गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा ये सब तुम्हें करा दी थी ना, एक एक बाल मेनका गांधी सब हो गया। डीपीएस पे आ जाओ। डीपीएसपी का फीचर्स क्या है, डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिकेबल है, प्रीवियस क्वेश्चन है। डीपीएसपी का पर्पस होता है प्रमोट करना वेलफेयर स्टेट को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं जो डीपीएसपी है वो नोबल फीचर्स है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और डीपीएसपी को गैविन ऑस्टिन बोलते हैं ये कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है।
डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया? तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। डीपीएसपी के 3 पार्ट है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। सोशलिस्ट में क्या आएगा भाई, देख लो। सोशलिस्ट में आएगा तुम्हारा 38 में बोला गया है प्रमोट करना वेलफेयर स्टेट, लोगों का वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना। 39 में बोला गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39(1)A में बोला गया फ्री लीगल एड, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारा ही पढ़ना है। ये मैं टीचर वाला केक करवाई थी, फिर उन लोगों को रखी थी, तुम लोगों को सारा पढ़ना है, ठीक है। 42 में क्या बोला कि वर्किंग जो जहाँ पे मैटरनिटी मैटरनिटी लीव का मतलब कि जो प्रेग्नेंट औरत है उनको छुट्टी देना, और वर्किंग कंडीशन इंसान के लिए ठीक होना, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर के लिए, जो जहाँ काम करने का जगह होगा अच्छा होगा। वर्कर को इंडस्ट्रीज में भी पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा। उनके हेल्थ, ये नहीं आया हुआ, लेकिन ये सारा एक लैंडर से आया हुआ। अभी ये कैसे आया था तुम्हारा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राइट टू वर्क, ह्यूमन कंडीशन, लिविंग वेज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इंडस्ट्रीज, राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ का न्यूट्रिशन को बढ़ाना, अच्छा करना। ये हो गया तुम्हारा सोशलिस्ट। इससे क्या होगा, लोगों का वेलफेयर। तुम देखो ना, वेलफेयर का मतलब क्या, लोगों का भलाई, भला के बारे में बात होगा, ठीक ना। सोशलिस्ट में सिर्फ विलेज विलेज के बारे में बात होगा। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। 43 में प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री। 46 में प्रमोट द एजुकेशन एंड इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन को प्रमोट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हुई है। 44 नहीं लिखी ना, 44 कहाँ पर है, अच्छा 44 यहाँ पे, ठीक। गांधीयन प्रिंसिपल में बोला गया 47 में प्रोविजन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, ड्रिंक एंड ड्रग्स को रोकना। आर्टिकल 48 में बोला गया है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री टू मॉडर्न एंड लाइन प्रोटेक्ट एंड काउ, कैटल है जो गाय है उनके प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री लगानी होगी, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करनी होगी। जितने भी तुम्हारा जहाँ एनिमल है, कैटल है, मौशी है, गाय है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग को न्यू एनिमल हस्बेंड्री लगानी है। गांव के बारे में बात करेंगे, गांव में ड्रिंक और ड्रग्स बहुत लोग पीते, तो उसको रोक लगाने के बारे में बात करेंगे। 46 इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल में 46 में बोला गया है। कॉटन इंडस्ट्री 43 के बारे में बोला गया है। 44 में ऑर्गेनाइज विलेज के बारे में बोला गया है, लिबरल डेमोक्रेसी। 44 में यूनिफॉर्म सिविल, यहाँ पे देखो हर चीज मतलब एक लिबरल चीज के बारे में बोला गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल पूरे सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिर्फ गोवा में है, और भी कोई एक स्टेट में होगी, मेरे माइंड से निकला, सुषमा मुझे बताई थी। 45 में बोला गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 21A के अंदर भी आता है, और ये फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 40A में क्या बोला गया, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन। 49 में बोला गया है कि जो हिस्टोरिकल ट्रेस है, जो पैलेस है, जो मोनूमेंट्स है, उनको प्रोटेक्शन देना। 50 जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव्स को जुडिशरी से सेपरेट कर दो, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दो। आर्टिकल 51 में बोला गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रखें, हाँ ये वाला पढ़। आर्टिकल 74 भाई, आर्टिकल 74 में क्या बोला गया, आर्टिकल 74 में यही बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 में बोला गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से एडवाइस मांगते हैं तो उनको देना दम बॉन्ड है, ऑब्लिगेट है, देना ही होगा ना, मानना ही होगा, ठीक ना। प्रेसिडेंट को मानना ही मतलब ऑब्लिगेट हो गया। ऑब्लिगेट और बॉन्ड किस में बोला गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसको चेंज किया गया। मतलब प्रेसिडेंट में वन सेंड द एडवाइस, मतलब यहाँ बोला मानना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा कि प्रेसिडेंट अगर एडवाइस देता है, ये प्रेसिडेंट में वन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकंसिडरेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर असेस एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, तो ये मानना ही पड़ेगा, बॉन्ड और ऑब्लिगेट है। ये 42 अमेंडमेंट 1976 में बोला गया है, लेकिन इसको चेंज किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगर प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट एक बार उन लोगों को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए रिकंसिडरेशन कौन से अमेंडमेंट में बोला गया है तो 44, लेकिन ऑब्लिगेट और बॉन्ड किस में बोला गया है तो 42 अमेंडमेंट, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। अरे देखो यहाँ लाइव में कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी ना।
पढ़ाई दी हूँ। मैं कहाँ ढूंढ रही थी, देखो नीचे आते तो मिल ही जाता। मैं बोली ना मैं रखी हूँ, मैं रखी हूँ, मैं रखी हूँ। अच्छा ये सब तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, ठीक है। इनका एक बार काम पढ़ा दे रहे, बाकी नहीं हुआ वो छोड़ देते। ये सब तो हो गया ना, रिमूवल प्रोसेस हो गया, ये सब हो गया है ना, ये सब भी हो गया। काम देख लेती हूँ। ये क्या करती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। किसका? लोकसभा, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल का, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट का, पंचायत का, नहीं, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है ना। देखो मैं लिख दी, ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ये एडवाइजरी रोल करती है। प्रेसिडेंट अगर एडवाइस चाहता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको एडवाइस भी देता है, ठीक है। एडवाइस द प्रेसिडेंट फॉर एमपीज, एमपीज को, अगर कोई एमपीज को मैं ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, याद कर लेना। अगर किसी पार्लियामेंट से किसी एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना है ना, या हटाना है, तो प्रेसिडेंट जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से क्या करती है, एडवाइस देती है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर से किसी मेंबर को हटाना है तो किससे, गवर्नर, किससे, गवर्नर क्या करेगी, तब गवर्नर लेगी एडवाइस। एमएलए को हटाने के लिए गवर्नर एडवाइस देगी, ठीक है ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनना चाहती है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना, रिकॉग्नाइजेशन करना पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये करती है। ये क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन करेगी, नेशनल या स्टेट या रीजनल पार्टीज को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। कोई नया पार्टी बनी है तो उनको सैंबल देती है कि तुम्हारा कौन सा सैंबल होगा, अलोकेट करती है, ठीक है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है करवाती है तुम्हारा ड्यूरिंग द इलेक्शन। सिक्रोनाइज्ड नॉमिनेशन पेपर, कोई नॉमिनेट करने गया पेपर, उसको चेक करती है, तब जाके अप्रूवल करेगी कैंडिडेट को, ठीक है ना। डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पेपर, इलेक्टोरल पेपर को क्या कर, टेरिटोरियल एरिया को डिटरमाइन करेगी, किस एरिया में कहाँ, कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या, कहाँ इलेक्शन होगा, ये बांटती है। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करती है ना। नोटिफाई कर, कौन नोटिफाई शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शंस का शेड्यूल को नोटिफाई करती है, ठीक है। अगर लड़ाई हो जाता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो देखती है, अपॉइंट ऑफिसर, ये ऑफिसर को अपॉइंट करती है डिस्प्यूट को इंक्वायरी करने के लिए। पोल, अगर इरेगुलेटरी पोल होगा, अगर इसको लगा तो ये कैंसिल भी कर देती है, कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देती है ना। स्पेशली वेदर द इलेक्शन, प्रेसिडेंट रूल ऑन, एक मिनट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एडवाइस द प्रेसिडेंट स्पेशली वेदर द इलेक्शंस कैन बी स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। इलेक्शन जहाँ पे होता है ना ये, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का एडवाइस भी दे सकती है। बाकी ये दोनों का फर्क देख लो। चीफ इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर होंगे, इलेक्शन कमीशन में दो। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, यहाँ भी प्रेसिडेंट। टर्म दोनों का सेम सेम 6 ईयर 65 ईयर। इनका इम्पीचमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, इनको प्रेसिडेंट, हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, बट रिकमेंडेशन कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। पावर क्या है, दोनों का पावर इक्वल है, ठीक है। डिसीजन लेंगे मेजोरिटी के, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मेजोरिटी की वोट पे। 3 आदमी है, 2 आदमी जिधर जाएगा वही वोट होगा, ठीक है। इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है। रोल भी दोनों का एक है, बस फर्क क्या है, हटाने में, इम्पीचमेंट का तरीका, हटाने का तरीका में। इसको प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन करेगी तो प्रेसिडेंट हट जाता है, वही प्रेसिडेंट हटाता है किसको, इलेक्शन कमीशन को। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज जो जैसे हटते हैं, उसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग कुछ पूछना तो पूछ लो, बाकी आज क्लास में यहीं तक रख रही हूँ। बोलो हेलो, हाँ दी, ठीक है। हाँ बोलिए।